काम और यहाँ की लड़कियों के हाथ में जलती हुई सिगरेट, ये नजारा मन मोह लेता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात को एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने से करीब 20 साल छोटी अपनी लिव इन पार्टनर से समंदर के किनारे कहा था। और उसके बाद इंडियन नेशनल मीडिया में कुछ हेडलाइंस छपी, जैसे कि बीबीसी ने छापा, मीरा रोड मर्डर, इंडियन मैन अरेस्टेड आफ्टर बॉडी पार्ट्स फाउंड इन मुंबई होम। इंडिया टुडे ने पब्लिश किया, मुंबई मैन किल्स लिव इन पार्टनर, चॉप्स बॉडी इनटू 20 पीसेस। आखिर माया नगरी मुंबई में एक 56 साल के आदमी ने क्यों मारा था अपनी ही लिव इन पार्टनर को? ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि हैवानियत का एक ऐसा मंजर था जिससे दहल गया था हर एक आम इंसान। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपनी प्रेमिका या पत्नी को मारकर उसके सर के छोटे छोटे टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उबाल सकता है? ऐसा ही कुछ भयानक हुआ था मीरा रोड की रेजिडेंशियल सोसाइटी में। लेकिन उससे पहले याद करिए, तारीख 18 में साल 2022, उस दिन एक और मर्डर हुआ था। वो मर्डर भी एक लड़की का ही हुआ था। उस केस के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में छापा था। 18 मई 2022 को मर्डर के बाद आफताब ने श्रद्धा की हड्डियों को स्टोन ग्राइंडर से पीसा और पाउडर बनाकर उसे ठिकाने लगाया। चार्जशीट कहती है कि पुलिस की पूछताछ से आफताब ने ये बातें स्वीकार की हैं। लेकिन आज हम श्रद्धा मर्डर केस की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद हुए उससे भी ज्यादा खतरनाक और प्यार से भरोसा उठा देने वाले केस की बात करेंगे। आज हम मुंबई मर्डर हॉरर मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। अब शुरू करते हैं इस खौफनाक दास्तान को। Manoj Sane, who allegedly killed her live-in partner Saraswati Vaidya in his rented flat at Meera Road in Mumbai, gathered all the tools that helped him disposing of Vaidya's body. मुंबई महानगर पालिका से सटा हुआ थाने, और थाने में ही एक जगह पड़ती है मीरा रोड। इसी मीरा रोड पर एक सोसाइटी है जिसका नाम गीता आकाशदीप अपार्टमेंट है। इसी अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल में एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 704। इसी फ्लोर में 3 और फ्लैट हैं। इन तीनों फ्लैट में रहने वाले लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इन तीनों फ्लैट के लोगों के बीच में वैसा ही संबंध था जैसा कि आमतौर पर पड़ोसियों के बीच में होता है। लेकिन गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 704 में कोई भी कुछ ज्यादा नहीं जानता था, और ना ही फ्लैट नंबर 704 में रहने वाले लोग अपने पड़ोसियों से ज्यादा मतलब रखते थे। बाकी पड़ोसी बस इतना जानते थे कि इस फ्लैट में एक बुजुर्ग आदमी करीब 55 से 60 साल का अपने से अधेड़ उम्र की लड़की के साथ रहता है, और ये दोनों किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 704 की कहानी वैसे भी सभी के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी, लेकिन वो मिस्ट्री इतनी घिनौनी और खौफनाक होने वाली है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। उस खौफनाक मिस्ट्री के ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले आपको बता दें कि उस फ्लैट नंबर 704 को मनोज साने नाम के आदमी ने 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट में लिया था। मनोज एक पढ़ा लिखा आदमी था जिसके पास इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री थी। इस फ्लैट में मनोज अपने से काफी कम उम्र की लड़की के साथ रहा करता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो लड़की मनोज के रिश्ते में क्या लगती थी। कोई उसे उसकी बेटी समझता था, तो कोई उसकी प्रेमिका, तो कोई पत्नी, क्योंकि इन दोनों ने कभी भी किसी से अपने रिश्ते के बारे में खुलकर कुछ बताया ही नहीं था। सब कुछ आम दिनों की तरह ही चल रहा था कि तारीख आई 5 जून 2023, सोमवार का दिन। बिल्डिंग की 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 704 से काफी बदबू आ रही थी। फ्लैट का दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन बदबू बाहर गलियारे तक आ रही थी। धीरे धीरे वो बदबू आसपास के फ्लैट के अंदर भी जाने लगी। शुरुआती दौर में पड़ोसियों को लगा कि जैसे कहीं कोई चूहा मर गया है। उसी फ्लोर पर मौजूद बाकी फ्लैट्स वालों ने अपने अपने घरों की साफ सफाई शुरू की। वो लोग अपने अपने घरों में मरे हुए चूहे की तलाश कर रहे थे। काफी समय बीत गया, पर किसी को भी अपने घर में कुछ भी मरा हुआ नहीं मिला। उसके बाद 7th फ्लोर के कुछ लोग बिल्डिंग के 6th फ्लोर में गए और वहां पर रहने वाले लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि उनके यहाँ तो बदबू नहीं आ रही है। वो अजीब सी बदबू केवल गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के 7th फ्लोर में ही आ रही थी। इसके बाद 7th फ्लोर में रहने वालों ने एक मजदूर को बुलाया और पूरे गलियारे की सफाई करवाई, लेकिन वहां भी कुछ मरा हुआ नहीं मिला। बिल्डिंग के 7th फ्लोर के ऊपर छत थी।
लोगों ने उस छत की सफाई शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई चूहा छत पर जाकर मर गया है, जिसकी बदबू 7th फ्लोर तक आ रही है। कई लोगों ने मिलकर काफी देर तक छत की सफाई की। पूरी छत साफ हो गई, पर कहीं कोई मरा हुआ चूहा नहीं मिला और बदबू ऐसी थी जो कि लगातार बढ़ती जा रही थी। बुधवार आया। बदबू इतनी तेज थी कि फ्लैट नंबर 703 में रहना मुश्किल हो रहा था। तभी उस फ्लैट में रहने वाले सोमेश नाम के आदमी के दिमाग में दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की कहानी आई। ये वही श्रद्धा मर्डर केस था जिसकी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हमने आपको इस केस की कहानी के शुरुआत में बताई थी। तब फ्लैट नंबर 703 में रहने वाले सोमेश को लगा कि कहीं दिल्ली की ही तरह यहां भी तो मर्डर नहीं हुआ है। पड़ोस में रहने वाले सोमेश ने अपने दिल में उठ रहे इस अजीब से सवाल को हल्के में नहीं लिया। उसने तुरंत इस बात को अपनी माँ से कहा, लेकिन उसकी माँ ने उसे फटकार लगा दी और अपने काम में लग गई। माँ की डांट के बाद भी सोमेश का शक दूर नहीं हुआ। घूम फिरकर उसके शक की सुई फ्लैट नंबर 704 में जाकर रुक रही थी। अगला दिन आया। बदबू बढ़ चुकी थी। सोमेश को एहसास हुआ कि कुछ भी हो, बदबू तो फ्लैट नंबर 704 के अंदर से ही आ रही है। उसने फ्लैट नंबर 704 के दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सोमेश कुछ देर तक उस फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ा रहा और दरवाजे के पास अपनी नाक लगाई तो उसे दरवाजे के अंदर से बहुत तेज बदबू आई। एक बार फिर से उसके दिमाग में दिल्ली की श्रद्धा का मर्डर केस घूमने लगा। उसे लगा कहीं यहां भी कुछ वैसा ही तो नहीं हो गया है। ये बात सोमेश ने पुलिस को ऑन रिकॉर्ड बताई है। इसी के साथ उसने ये भी बताया है कि जब उसे दरवाजे के अंदर से बदबू आ रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि अचानक से दरवाजे के अंदर किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया है और बदबू के साथ अचानक परफ्यूम की खुशबू बाहर आने लगी। सोमेश का शक बढ़ गया। उसने तुरंत तेजी से फ्लैट नंबर 704 का दरवाजा पीटना शुरू किया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजे को 56 साल के मनोज साने ने खोला था। मनोज साने ने दरवाजे को खोलते ही कहा, मुझे इमरजेंसी मीटिंग में बाहर जाना है, मैं शाम को आकर देखता हूं। लगता है फ्लैट के अंदर कोई चूहा मर गया है। अभी मैं जल्दी में हूं, शाम को बदबू खत्म हो जाएगी। इतना कहते ही मनोज ने फ्लैट नंबर 704 को लॉक किया और वहां से चला गया। मनोज का बिहेवियर सोमेश को कुछ अजीब सा लगा। वो सीधे बिल्डिंग के नीचे सोसाइटी ऑफिस में गया और उन्हें पूरी बात बताई। सभी को श्रद्धा मर्डर केस याद था, तो किसी ने भी देरी करना सही नहीं समझा। तुरंत सभी गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के 7th फ्लोर में फ्लैट नंबर 704 के सामने पहुंचे। सोसाइटी मेंबर्स ने बिना देर किए पुलिस स्टेशन पर भी इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर में सोसाइटी के अंदर पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई। पुलिस की टीम ने फ्लैट नंबर 704 के पड़ोसियों को गवाह बनाया और फ्लैट के लॉक को तोड़ दिया। फ्लैट का दरवाजा खुला। फ्लैट नंबर 704 का दरवाजा खुलते ही अंदर से एक तेज बदबू का झोंका सभी की नाक में गया। कई लोग तो वहीं उल्टी करने लगे। सभी को यकीन हो गया कि उस गंदी बदबू का सोर्स यही फ्लैट नंबर 704 ही है। पुलिस के साथ कई लोग फ्लैट के अंदर घुसे। सभी के अंदर एक अजीब सा डर था। लोगों को यह मालूम था कि आजकल मर्डर करके बॉडी को फ्रिज के अंदर भी छुपाया जाता है। एक आदमी ने सबसे पहले फ्रिज को खोला, लेकिन फ्रिज पूरी तरह से साफ था। फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं था। इसके बाद कुछ लोग ड्राइंग रूम के सामान को भी हटाकर देखने लगे। वहां भी कुछ नहीं मिला, लेकिन बदबू वहीं से आ रही थी और लगातार बढ़ती जा रही थी। पुलिस की टीम किचन की तरफ बढ़ी। किचन में बदबू बहुत तेज थी और वहां 2 प्लास्टिक की बाल्टी और एक टब रखा हुआ था। इनमें पानी भरा था और पानी का रंग कुछ अजीब सा था। उस पानी में जब पुलिस ने हाथ डाला तो उनके हाथों में कुछ छोटे छोटे मांस के टुकड़े आए। पहली नजर में वो मांस के टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कसाई घर में मीट का कीमा बनाया जाता है। वहीं पास में गैस स्टोव पर एक तवा चढ़ा हुआ था। उस तवे के ऊपर भी मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। वो ऐसे थे जैसे उन्हें रोस्ट करने के लिए रखा गया हो। वहीं बगल में 2 स्टील के चम्मच रखे हुए थे। उन चम्मच में भी मांस के टुकड़े फंसे हुए थे।
उन मांस के टुकड़ों को इतनी बारीकी से काटा गया था कि अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मांस के टुकड़े इंसान के हैं या फिर किसी जानवर के। लेकिन ये राज बहुत देर तक राज नहीं रहने वाला था। पुलिस की नजर कुछ दूर में पड़े कटे हुए इंसानी पैर पर गई। वहीं एक कुकर रखा हुआ था। उस कुकर को खोला गया तो वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस कुकर के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े थे जो कि बॉयल हो रहे थे। ये एक भयानक मंजर था जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। इसी के साथ पुलिस ने क्राइम सीन की दोबारा जांच की। कुछ देर बाद पुलिस को एक लड़की की कटी हुई चोटी मिली जिसे सर से अलग किया गया था। ये क्राइम सीन बता रहा था कि यहां बेरहमी से किसी महिला का मर्डर हुआ था। अब एक बड़ा सवाल था कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसका मर्डर क्यों किया गया। एक तरफ फ्लैट नंबर 704 के अंदर पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे एक कार आकर रुकी। उस कार से एक आदमी नीचे उतरा। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोज साने ही था। इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके फ्लैट के अंदर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, मनोज साने लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर पुलिस की गाड़ी के ऊपर गई। उसे कुछ शक हुआ। उसने भागने की कोशिश की लेकिन तब तक पीछे से सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने मनोज को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मनोज को उसके फ्लैट में ले जाकर सभी चीजें दिखाई गई। उस फ्लैट में 2 लोग रहते थे, एक मनोज जो जिंदा था और दूसरी सरस्वती जिसका मर्डर हो चुका था और लाश को काटकर प्रेशर कुकर में उबाल दिया गया था। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं हुई थी। पुलिस की टीम ने मनोज से पूछताछ शुरू की। मनोज ने सच्ची झूठी कहानी सुनानी शुरू की। पुलिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यह बात दर्ज है। मनोज ने पुलिस को 2 कहानियां बताई थी। उसने पहली कहानी बताते हुए पुलिस से कहा, मैं यहां सरस्वती वैद्य नाम की लड़की के साथ इसी फ्लैट में रहा करता था जिसकी उम्र करीब 34 साल थी। उसका नेचर थोड़ा शक्की था। वो मेरे कैरेक्टर को लेकर शक करती थी जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे। ऐसा ही झगड़ा 4 जून की सुबह भी हुआ था। इसके बाद जब मैं शाम को आया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसने सुसाइड कर लिया था। मैं बुरी तरह से डर चुका था। मुझे श्रद्धा और आफताब का केस याद था। मैंने सोचा कि सभी यही सोचेंगे कि मैंने इसका मर्डर किया है और इतनी बड़ी बॉडी को लिफ्ट से नीचे ले जाना भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने मार्केट से नीलगिरी तेल की 5 छोटी बॉटल्स, एक टाइल कटर, एक बड़ा सा ट्री कटर, एक हथौड़ा और कई बड़ी बड़ी प्लास्टिक की पॉलीथीन्स मैं मार्केट से लेकर आया और सरस्वती के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। मांस से बदबू ना आए इसलिए मैं सरस्वती की बॉडी के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालने लगा और फिर उन्हें रोस्ट भी करता था। ये सब मैं बदबू को खत्म करने के लिए कर रहा था। इसी के साथ 5 जून की शाम से हर दिन मैं गली के कुत्तों को भी सरस्वती के मांस के टुकड़े खिला दिया करता था। हाँ, मैंने सरस्वती की बॉडी के टुकड़े किए हैं लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। ये पहली कहानी मनोज ने पुलिस को सुनाई थी। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने कोर्ट से 16 जून तक के लिए मनोज की पुलिस कस्टडी मांगी। कोर्ट से कस्टडी मिलने के बाद मनोज से दोबारा पूछताछ शुरू हुई। इसके बाद मनोज ने एक और कहानी सुनाई। वो ये थी, मनोज अहमदनगर का रहने वाला था। मुंबई के बोरीवली में उसका अपना एक फ्लैट था। शुरू से वो भी इसी फ्लैट में रहा करता था और उसी मोहल्ले की राशन की दुकान में ये काम किया करता था। वहीं इसकी मुलाकात सरस्वती वैद्य से हुई जो इससे उम्र में काफी छोटी थी। दोनों की बातचीत होने लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गए। मनोज ने अपनी बोरीवली के फ्लैट को ज्यादा कीमत पर किराए पर चढ़ाया और खुद सरस्वती के साथ मीरा रोड की गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के जी विंग के फ्लैट को रेंट में लेकर रहने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों ने मंदिर में छुपकर शादी भी कर ली। इस शादी के बारे में केवल सरस्वती की 4 बहनों को पता था, इसके सिवा किसी को भी नहीं। इन दोनों के बीच में उम्र का अंतर ज्यादा था, इसलिए सरस्वती ने इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। वो दूसरों से मनोज को अपना मामा कहकर इंट्रोड्यूस करवाती थी। धीरे धीरे मनोज को ये बात भी अखड़ने लगी थी।
समय के साथ सरस्वती का नेचर भी बदलने लगा। वो बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गई। उसे हमेशा शक रहता था कि मनोज का किसी और से भी अफेयर चल रहा है। इसी बीच मनोज की नौकरी भी छूट गई। पैसों को लेकर भी सरस्वती से लड़ाई होने लगी। 4 जून को भी यही हुआ था। आगे मनोज ने पुलिस को बताया था कि गुस्से में उसने सरस्वती का चाकू से खून कर दिया था। हालांकि आपको बता दें कि चाकू से मारने वाली बात को मनोज ने पुलिस के सामने तो बताई थी, लेकिन बाद में वो काफी बार अपने बयान से पलट भी गया था। अभी मनोज सलाखों के पीछे है। इस केस में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। डीसीपी जयंत बजबले ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को बताया, हमारा मानना है कि उसने महिला के शव को टुकड़ों में काटा ताकि उसे ठिकाने लगाना आसान हो जाए। ये थी मुंबई मर्डर हॉरर की दास्तान, जिसने शर्मसार कर दिया था इंसान के अंदर की इंसानियत को। मीडिया ने इस तरह के क्राइम पैटर्न्स को कॉपीकैट क्राइम का नाम दिया। मीरा रोड में हुए इस मर्डर को कॉपीकैट मर्डर इसलिए कहा गया क्योंकि जब आफताब पूनावाला को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वलकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उसी के 6 महीने बाद मीरा रोड में इस मर्डर को अंजाम दिया गया। दोनों ही क्राइम का पैटर्न एक तरह का था। आफताब ने भी 27 साल की श्रद्धा की हत्या की, उसकी बॉडी को 35 टुकड़ों में काटा, उन्हें फ्रिज में रखा और जंगल के अलग अलग इलाकों में उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा की लाश को काटकर ठिकाने लगाने की तरकीब आफताब ने अमेरिकन टीवी सीरीज डेक्स्टर सीरीज से सीखा था। ऐसे अपराधों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इंसान इतना घिनौना अपराध कैसे कर सकता है। इस बारे में दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ और बिहेवियर साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर समीर मल्होत्रा ने कहा है, ऐसे अपराध करने वालों को बचपन से बड़े होने पर ऐसे संकेत मिलते हैं जहां वे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाते और ऐसा अपराध कर बैठते हैं। इसी के साथ डॉक्टरों ने कहा है कि इस तरह के क्राइम की सोच एक दिन में नहीं तैयार होती, बल्कि इसका पैटर्न काफी समय से क्रिमिनल की सोच और स्वभाव में दिखने लगता है। इसलिए अगर कुछ ऐसा आपको अपने आसपास दिखे तो सतर्क रहिए। आपको जुर्म से सावधान करने के लिए और क्राइम केसेस को डिकोड करने के लिए हम फिर मिलेंगे किसी नए स्पाइन चिलिंग क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।